नमस्कार। आप सब तैयार तो आरंभ करते हैं। मोबाइल का थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, साइलेंट का कह रहा था मैं, ये बंद करने का नहीं कह रहा। यही काम कर रहा और कुछ नहीं कर रहा देश में। 2019 का चुनाव प्रचार अब तेजी पकड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वरिष्ठ नेता, जिसमें हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, चुनाव प्रचार में जुट गए। इस चुनाव के प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दे सामने हैं, चर्चा में हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के सत्ताधारी दल के प्रधान प्रचारक भी हैं और हमारे देश के आज़ादी के बाद के इतिहास में विवादित और बहुचर्चित प्रधानमंत्री हैं, जिनको बातें बनाना ज़्यादा पसंद है, काम करना कम। प्रचार में इनका कोई जोड़ नहीं है, ना हम इनसे मुकाबला कर सकते, ना उनके कार्यशैली से, उनकी सोच से, ना भारतीय जनता पार्टी के साधनों से। क्योंकि पहले 4,000 करोड़ रुपया देश की जनता का खर्च हुआ 6 सप्ताह के अंदर, 15 जनवरी से लेकर चुनाव की घोषणा तक, केवल प्रचार में। जाहिर है कि अखबारों को अच्छा लगा, 5-6 पन्ने पूरे मिलते थे, टीवी चैनल्स को भी मिला, पर उससे देश की जनता को कोई सही सूचना नहीं गई और आप सब लोग, आपको कोई उसका मुनाफा नहीं हुआ। ये एक वास्तविकता है। और जब चुनाव शुरू हो गया प्रचार, आचार संहिता आने के बाद, प्रधानमंत्री वैसे आचार संहिता का तो ज़्यादा पालन नहीं करते, पर जाहिर है सरकारी विज्ञापन बंद हो गए, सरकारी प्रचार का एक हिस्सा बंद हुआ। पर अब भारतीय जनता पार्टी के साधन सामने हैं। हमने जैसा बताया था 2014 में, तब तो बीजेपी एक विपक्षी दल था और कांग्रेस सत्ताधारी दल थे। तभी भारतीय जनता पार्टी के पास जो साधन संसाधन थे, कांग्रेस उसके कहीं तुलना में उसके नज़दीक नहीं थी। और आज भी मैं कहूँगा कि अनुपात के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो वो कम से कम 90 और 10 का फर्क है। 90% से ज़्यादा साधन पूरे देश के जो राजनीतिक प्रचार में लगेंगे, चुनावी प्रचार में, वो बीजेपी के पास हैं। एक छोटा सा उदाहरण उसका ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब शुरू हुए थे पिछले साल, तो एक ही महीने की फाइलिंग आई, एक ही महीने में वो जारी किए गए स्टेट बैंक की 4 शाखाओं के द्वारा, आरबीआई के माध्यम से। तो 295 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी हुए। अब तो इस बार तो अभी आएंगे, 31 मार्च है कल, तो हज़ारों करोड़ में आएगा गिनती सामने। तो उस 295 करोड़ में से 290 करोड़ बीजेपी को गया। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। और बीजेपी, आप लोगों ने इसको उजागर किया है कि सबसे बड़ी एडवर्टाइजर है देश की, और 4,297 करोड़ बीजेपी ने, 4,397 करोड़ खर्चा किया है पिछले 3-3.5 साल में। और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, यूनिलीवर, रिलायंस और टाटा सबको पीछे छोड़ दिया, मिलाकर, एक एक को नहीं, सबको मिलाकर उनसे ज़्यादा पैसा विज्ञापन प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस पार्टी के पास साधन है, जिसने इस देश के बेरोजगार नौजवान को एक आशा की उम्मीद दिखाई थी 2014 में, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसान को उसकी फसल की कीमत, जो उसकी लागत है, उसका ड्योढ़ा दाम मिलने की बात की थी।
पर दूसरी वास्तविकता, एक हकीकत ये है कि गरीब की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर अपना विकास साधनों से भरपूर और उसका जो पूरा मैं कहूँगा तस्वीर वो पूरे देश को मालूम है और पूरी दुनिया में चर्चित है, केवल भारत तक सीमित नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री इस चुनाव प्रचार में, उनका अधिकार है, वो अपने दल की बात कहेंगे, पर वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? वो असली मुद्दों से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री बौखलाए भी हैं, घबराए भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के मतदाता आपसे ये नहीं पूछना चाहते कि आप कितने मजबूत हैं। प्रजातंत्र में शारीरिक शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते। सरकारों की मजबूती उनकी सोच से, उनकी नीति से, उनकी उपलब्धियों से होती है, बोलने से नहीं। प्रधानमंत्री असली मुद्दों से भाग रहे हैं। हमारा प्रश्न सीधा है, देश का नौजवान जवाब मांग रहा है, प्रधानमंत्री उस पर मौन क्यों है? यह हिसाब कौन देगा रोजगार का? 10 करोड़ रोजगार देना था, करोड़ों में रोजगार टूटा है इनके गलत फैसलों से। उसका हिसाब कौन देगा? श्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार, दूसरा कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। किसान की जो बेहाली है, जो आज हमारे कृषि क्षेत्र में एक दबाव आया है, उत्पादन टूटा है, हजारों किसानों को आत्महत्याओं पे मजबूर होना पड़ा है। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी असली मुद्दों पर आए। ये चुनाव रोजी रोटी का पे जवाब देना होगा, रोजगार ना देने पे आपको जवाब देना होगा, रोजगार तोड़ने पे जवाब देना होगा, किसान के साथ अन्याय करने पे आपको जवाब देना है। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रचार में स्पष्ट रूप से और सच्चाई से ये बात रखेंगे और नरेंद्र मोदी जी की जवाबदेही तय की जाएगी। इनसे हिसाब मांगा जाएगा। और ये जो चाह रहे हैं कि हर तरफ की बात करें, सिर्फ 2014 के वायदे पे चर्चा ना करें, मैं कहूंगा कि राजनीतिक रूप से ये बेईमानी का काम है। ये अपेक्षा की जाती है कि जो सरकार चुनकर आई, जिसने आश्वासन दिए, वायदा दिए किए, वो हिसाब जरूर दे। और हिसाब होगा वायदा खिलाफी का, वायदा पूरा करने का नहीं। हिसाब होगा धोखा देने का। ये धोखा है। अगर आप झूठा वायदा करते हैं, मतदाता को भ्रमित करते हैं, तो धोखा है। तो वायदा खिलाफी भी है, धोखा भी है। और केवल भ्रामक प्रचार से, असली मुद्दों से भारत के परिपक्व मतदाता का ध्यान नहीं हट सकता। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा होने भी नहीं देगी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री का प्रयास यही रहता है कि किसी भी तरह लोगों की भावनाओं से खेलें। 1947 के बाद आज तक इस देश ने कई बड़े मुकाम पे पहुंचा है। भारत बड़ी उपलब्धियां देश की हैं और इनकी एक मानसिकता है, केवल यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की उपलब्धि को स्वयं व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं। इस बात पर भी मैं कहूंगा आपत्ति है, और सेना का अपमान भी। भारत की फौज देश की है, भारत की जनता की है, हमारी सुरक्षा करती है। वो एक राजनीतिक दल और प्रधानमंत्री की फौज नहीं है।
उसका राजनीतिक प्रचार में दुरुपयोग प्रधानमंत्री कृपा करके बंद कर दें। यह अहित हो रहा है देश का, देश की सुरक्षा का। केवल वोट के लिए हमारा जवान कुर्बानी नहीं देते, शहीद नहीं होते। और अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, पूरी दुनिया में जग हंसाई हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी ने घर में जाकर पीटा, ये बातें अच्छी नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी कहीं सीमा के पार गए हैं, ना ये देश अपेक्षा करता है कि भारत के प्रधानमंत्री कमांडर इन चीफ होंगे भारत की फौजों के और ये प्रधानमंत्री जाकर युद्ध लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ये बात बंद करके जो बुनियादी बात है उस पर ज़रा आ जाएं। 5 साल के कार्यकाल में हमारी जहाँ तक अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। आर्थिक बदइंतजामी हुई है इस सरकार के कार्यकाल में। एक उपलब्धि ऐसी नहीं इकोनॉमी के संदर्भ में जिस पे इस सरकार को शाबाशी दी जाए। जिस तरह कोई जहाज उड़ता है हवा में तो उसके 4 इंजन होते हैं कम से कम। तो हमारी इकोनॉमी के जो 4 इंजन हैं, एक तो निवेश है, निर्माण और उत्पादन है, निर्यात है, एक्सपोर्ट है और नए कारखाने लगना है जिसको अंग्रेजी में कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये चारों के चारों ठप है। निवेश टूट चुका है निरंतर। 5 साल में 7% गिरावट आई है नेशनल इन्वेस्टमेंट रेट में। निजी क्षेत्र के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, सरकार की तरफ से पैसा लग नहीं रहा और निरंतर देश का घाटा बढ़ रहा है, देश का कर्जा बढ़ रहा है, सरकार का कर्जा बढ़ रहा है। तो पैसा गया कहाँ? ये पैसा कहीं तो दिखना चाहिए था। 100 स्मार्ट सिटी की जगह 5 स्मार्ट सिटी देश को दिखते, कोई नए कारखाने दिखते जिसमें कम से कम 2-5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला होता। एक्सपोर्ट्स की बात है, जहां हम छोड़ कर गए थे 2014 में लगभग $323 बिलियन पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था। 316 का फिगर था, बाद में कोलेटेड नंबर 323 बिलियन था। तो अब ये शोर कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उससे थोड़ा आगे निकल जाएंगे। 5 साल में $550 बिलियन होना चाहिए था। 16% की एवरेज थी हमारी औसतन बढ़ोतरी हर साल होती थी। तो ये बुनियादी बात है जिसका इनको जवाब देना होगा। तीसरी चीज है जो घाटा बढ़ रहा है। अब कल ही रात को आंकड़े सामने आए हैं। पहले तो जो फिस्कल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा, अभी अप्रैल से फरवरी तक का, मार्च महीना तो भी चल रहा है, 134.2% पे है। और जो सरकार, यही मैं घाटे की बात कहूं तो ये 6,34,000 करोड़ से बढ़ के 8,51,000 करोड़ पे पहुंच गया है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट को देखिए, फिस्कल टारगेट तो ये जो बजट में होता है 3.3 था, 3.4 कर दिया गया, ये 3.6 पे रुकेगा इसके हिसाब से। ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी निरंतर बढ़ा है। और सरकार ने घोषणा कर दी है, अब ये जाएगी सरकार तो अगली सरकार पर भी, पहले उन पर भी बर्डन छोड़ के जाएगी, दबाव छोड़कर जाएगी। इन्होंने कहा है अब कि 2/3 जो बोरोइंग है, जो सरकार कर्जा लेती है, वो अब पहले हाफ में ले लेगी 2019-20 के, कि पहली अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। तो जो सरकार ने कहा है 7,10,000 करोड़ रुपया सरकार पहले 6 महीने में बोरो करेगी। और पहले अगर आप देखें तो 5,71,000 करोड़ था। तो गवर्नमेंट का जो अपना बाजार से पैसा लेना है, कर्जा लेना है,
उसमें भी लगभग 1.5 लाख करोड़ की बढ़ोतरी है। टैक्स कम आ रहा है देश में। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये सब बुनियादी विषय हैं देश के। देश तब मजबूत होगा अगर रोजगार बनेगा, नौजवान का भविष्य संवरेगा, किसान खुशहाल होगा, नारी सुरक्षित होंगी, बच्चों का अच्छा भविष्य बनेगा। देश तब सुरक्षित होगा जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश पर कर्जा बढ़ेगा, सरकार हाथ फैलाकर बाजार से भीख लेगी, कर्जा उठाती रहेगी, जो देश की जनता पर पड़ता है, उससे हिंदुस्तान मजबूत नहीं होता। प्रधानमंत्री के भाषण से, खोखले दावे से और झूठे प्रचार से भारत में मजबूती नहीं आ सकती। As I have said that the Prime Minister is running scared of the real issues. Election campaign has been fully joined, as is expected, by Congress President Rahul Gandhi ji, General Secretary Priyanka Gandhi ji, Congress Chief Ministers, all of them, to name a few, Ashok Gehlot ji, Kamal Nath, Bhupesh Baghel, Captain Amrinder Singh. So all the Congress Chief Ministers are there in the fray, all the senior leaders, and soon you will see intensification of the Congress campaign with the formal launch of the Congress Manifesto, and the Congress President will unveil the Congress campaign in few days' time, the details of which will be given to you by Shri Randeep Surjewala and Pranab Jha and the media department. So we are ready for the battle. So we have a Prime Minister who does not believe in speaking the truth. Shri Narendra Modi had made certain promises to the people of India. A betrayed nation is asking questions of his betrayal, non-performance, non-deliverance, non-creation of 2 crore jobs per year, which has actually put a deep, dark shadow on the future of our young people, on their aspirations. The farmers are asking questions about non-fulfillment of the commitment to give 1.5 times the price as per the cost of their produce to the farmers, which has not come. There is no सबका साथ सबका विकास. देश अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है, अच्छे दिन आए नहीं. ये तमाम बात प्रधानमंत्री जी की है. Therefore, it's important that Prime Minister comes back to the real issues. We are making it absolutely clear the Congress party will not allow Prime Minister to hijack the narrative by non-issues and by playing with people's emotions. We will keep on pulling him back and reminding the voters of India of what he said and how he betrayed, why he has not delivered. The country is asking for an account. And this election will fix the accountability of the non-performance and betrayal of Shri Narendra Modi and the BJP. Prime Minister is in the habit of making tall claims and false claims. Both the words are important. Tall claims and false claims. We challenge him to prove one of his claims right. He will never agree to a political debate. Will he oblige the country to have a genuine press conference and give you respect to ask him questions? If he believes in democracy, he will not do that. But the fact is that there has been a monumental mismanagement of Indian economy under his watch. It's not a galloping economy, it's a gasping economy, it's a struggling economy. Indian economy has also suffered because of the
reckless decisions of Prime Minister Narendra Modi personally. Of demonetization, he has to give an account what he did to the Indian economy and how tens of millions of jobs were destroyed by this government post-demonetization. He has to answer for the hasty imposition of a flawed GST model, which he claimed to be one nation, one tax, which is one nation, five tax, plus which excludes 45% of the revenue base of the country, making the Indian GST the most burdensome, most complex, and still leaving 45% of the revenue out of the tax net. He has to answer these questions. And we are determined not to allow him to run away with that. I've said just now, which are the four engines of the Indian economy or any nation's economy? Investment, manufacturing, exports, and capital formation. How can the economy be galloping with all the four down? And how can you keep on claiming we are the fastest growing by not creating jobs but by destroying jobs? This is a huge contradiction. If an economy is not creating jobs, if your exports have stagnated for 5 years, if your manufacturing has gone down, if your gross fixed capital formation has actually remained hovering at zero, and for 3 of the years of his 5 years, it has been below zero, in the negative. National investment rate has fallen by 7 percentage points. These are the facts. The government has gone into heavy borrowing. Fudging of the data is not going to help. Why the NSSO employment data was stopped? Now they will use Niti Aayog to fudge it. Niti Aayog's job is not meant to embellish numbers and to fudge the country's data. Prime Minister and his government, they have played with national data's credibility. They have dented the credibility. The top statisticians of India who have led the Indian Statistical Commission and been globally respected for the credibility of the Indian data, they have jointly commented on it. The chairman of the National Statistical Commission had to resign, members had to resign. So this is a government which is globally known. You are living in a globalized economy. What happens here to your data is known to the World Bank, to the IMF, to all the rating agencies of the world. So if the government openly cheats, if the government fudges the data, what should be done? If a student does it in the examination, the punishment is very severe. Time has come to punish the Prime Minister and his government for doing to the Indian economy what they have done and for destroying the credibility of the Indian data by fudging the data, by embellishing the numbers and inflating figures. I have just given you the numbers. Fiscal deficit has reached an alarming point. The year is not over, financial year is 134.2%. It may climb to 150% or 3.6% against the budgeted 3.3 to 3.4%. Same is the case with the current account data. When we talk of deficit, just to repeat the number in English, it is going up now to 8.51 lakh crores. That's up from 6.34 lakh crores. Similarly, the government borrowings, government is heavily borrowing. And for what? Now they have announced yesterday that 2/3 of the borrowings of 2019-20, that's the financial year starting 1st of April 2019, will be done in the first half. And that borrowing will go up annually from 7.1 to 7.1 lakh crore from last year's number of 5.71 lakh crores. So these are the questions which we have to the Prime Minister, to his Finance Minister.
और हमारी सलाह ये है कि मुद्दों से भागकर प्रधानमंत्री जी लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। मतदाता समझदार हैं, मेहरबानी करके जवाब दें। ये देश हिसाब मांग रहा है, उनको हिसाब दें। और हमारी सलाह है उनको, वोट बाद में मांगें, पहले माफ़ी मांगें धोखा देने की। पहले इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो सुनेंगे नहीं, पर हमारी सलाह है। धन्यवाद। आपके प्रश्न होंगे, मैं उत्तर दूंगा। एक मिनट। आपका मेरा तारुफ बहुत ज़्यादा नहीं रहा। आपने प्रश्न किया, अच्छा, पर मेरा नियम है, सब जानते हैं, मैं अपना बयान देता हूँ, किसी के दूसरे के वक्तव्य पर टिप्पणी कभी नहीं करता। ये प्रश्न उन्हीं से किया जा सकता है, मुझसे नहीं। जी। आपने आखिरी पेश किया बहुत सारे, प्रधानमंत्री तो सीधे कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस बार की कांग्रेस या किसी पार्टी की उनसे है ही नहीं, जो तैयारी आपको करनी है वो 24 की ही थी। प्रधानमंत्री तो अगर प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं तो अगले 50 साल की भी बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति भी धरती पर प्रकट हो जाए, वो भी ऐसी बात नहीं कह सकते। ये तो लोग अभी हिसाब कर देंगे इनका। अगर इनके इतना मजबूत हैं ये, तो घबराए हुए क्यों हैं? सामने बैठ के बात क्यों नहीं करते? हिसाब क्यों नहीं देते अपने 5 साल का? और अगर इतने ही मजबूत है तो अपने गृह राज्य में भी ये चोरी क्यों कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के विधायकों की? अभी 5 विधायक जो चोरी करके, मैं तो यही कहूंगा, उनको ले जाते हैं, साथ में मंत्री बनाते हैं, अलग अलग जगह से लोगों को, दूसरे दलों को लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। इतने मजबूत हैं तो इनके अपने लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? सूची पढ़िए जो इनके अपने नेता छोड़ के जा रहे हैं और क्या इनके बारे में कह के जा रहे हैं। ये भी तो सोचे। इनको गलत फहमी है। 31% वोट इनको पिछली बार पड़ा था 2014 में, वो भी जब एक झूठे वायदों की सुनामी थी। अब ना तो वो सुनामी आने वाली है, अब तो वायदों का हिसाब देने का समय है। इसलिए हमने कहा है बेहतर है पहले माफी मांग ले वायदा खिलाफी की, फिर लोगों से वोट मांगे। मैं नहीं समझता कि कोई रंग पे टिप्पणी की जाती है। भारत का तिरंगा झंडा है और उसी तिरंगे में हम विश्वास करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पहला रंग क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज में सामने है और इसका एक इतिहास है बहुत बड़ा। कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ था उड़ीसा में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। एक झंडा कमेटी बनी थी उससे पहले, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हरिपुरा सेशन में पेश की थी, उसी के आधार पर ये राष्ट्रीय झंडा बना है। और झंडा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, जिसका अनुमोदन किया, सेकंड उसको किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और तीसरे व्यक्ति उस पर बोलने वाले थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ठाकुर, जो बैकवर्ड लीग के थे महाराष्ट्र से। तो मैं आपको रंगों का इतिहास बता सकता हूँ, मेरे लिए ये तिरंगा ही बहुत है। चलिए आगे। I think it's not only the prominent filmmakers, it's all the thinking Indians, whether it's the creative people, the academic community, the other organizations or stakeholders in the Indian society, who feel that the thinking of this Prime Minister and his style of functioning is authoritarian, arbitrary, centralization of power and authority, abuse and misuse of his power, of central agencies, subversion of institutions, where people's fundamental rights are today threatened.
Therefore, such appeals have to be taken very seriously. It will be India's national interest that BJP is defeated. राष्ट्र हित में नरेंद्र मोदी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी और इनकी सोच की, इनके विचार की शिकस्त जरूरी है। देखिए, अभी तक तो आप मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, अभी कुछ बोल के चुका हूं, अभी कुछ बोला है मैंने। अब सुनिए सुनिए, अभी पहली चीज, मेरा नाम आनंद शर्मा है। दूसरी बात, एक नियम हमेशा रखता हूं, अपनी बात बता के जाता हूं। जिसने कहा उससे पूछो। पर मैं एक चीज कहूंगा, नेहरू गांधी परिवार का एक ऐतिहासिक योगदान है, संघर्ष है और कुर्बानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने निशाना बनाया है और उसके कारण विचारधारा की लड़ाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, अंग्रेजों की जेल में सबसे ज्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजारा और जेल के अंदर रहते हुए दो बड़े ग्रंथ जिसको पूरी दुनिया सम्मान से पढ़ती है, वो उन्होंने जेल में ही लिखे, और वो भी जेल का जो कागज, राशन, प्रिजन पेपर पे लिखे, चाहे ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है या उनकी ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एक मिनट। तो ये तो पंडित जी का है, जो जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया आज़ादी के बाद। आज जो बड़े IITs, IIMs की आप बात करते हैं, जो न्यूक्लियर साइंस की बात करते हैं, परमाणु शक्ति बना भारत, अंतरिक्ष शक्ति, वो सारी संस्थाएं पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 60 के दशक में बना दी गई थी। तो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है आज़ादी के संग्राम में और देश के निर्माण में। उसके बाद उसी परिवार की, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये चुन के आए थे। नरेंद्र मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी को, लोग उनको वोट से चुन के लाते थे और इनसे ज्यादा वोट से चुन के आते थे। कांग्रेस पार्टी कहीं ज्यादा वोट से चुन के आती थी। इंदिरा जी, उन्होंने मजबूत नेतृत्व दिया, उनमें राष्ट्रहित को वो मानती थी, राष्ट्रभक्ति को। एक बड़ा संकट देश में जब आया था, 2 साल निरंतर सूखा, 2 युद्ध भारत ने झेले थे, 62 और 65 का, और उसके बाद 1971 में जब उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान पे संकट आया और अमेरिका का 7th फ्लीट, न्यूक्लियर फ्लीट, बे ऑफ बंगाल में आ गया, बंगाल की खाड़ी में। इंदिरा गांधी झुकी नहीं, भारत की फौज गई, बांग्लादेश आजाद हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको ढूंढने की नहीं थी, उस वक्त के विपक्ष को पूछना नहीं पड़ा कि बताओ क्या हुआ। पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया, जनरल न्याजी ने जनरल अरोड़ा के सामने, और 1 लाख के लगभग युद्धबंदी भारत में आए। उस समय इतने टेलीविजन नहीं थे, फिर भी लोगों को आज भी पता है कि 1 लाख आए थे। पूरे देश ने तब भी देख लिया, अखबारों में फोटो देख ली थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्र के लिए शहीद हुई। राजीव गांधी, वो भी देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए शहादत दी है। तो उस परिवार का एक योगदान है जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं है, यही कहूंगा मैं। ये तो देश की उपलब्धियों को अपमानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जो देश का निर्माण हुआ, आज जो भारत एक बड़ी शक्ति आईटी के क्षेत्र में, वो उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से बना जो जवाहरलाल नेहरू ने कायम किए थे। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 14 बरस जेलों में रहे, वो सत्ता भोग के लिए आए थे? प्रश्न है। अगर वही था तो उस परिवार के पास तो सब कुछ था, उसको त्यागने की उनको जरूरत नहीं थी।
स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ आके संघर्ष करने की। प्रधानमंत्री इतिहास ना पढ़े हैं ना जानते हैं, वो अपना इतिहास लिखते हैं या किसी से लिखवाते हैं। उसके बाद उनको कि कितनी बार हम बताएंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कृपा करके आप पांव जमीन पर ले आएं और अपना जो आपकी सोच है उसको बादलों से हटाकर जरा सही रूप से देखें। आपके आने से पहले भारत था, भारत का सम्मान भी था, भारत की उपलब्धियां भी थी, भारत परमाणु शक्ति भी था, भारत अंतरिक्ष शक्ति भी था, भारत एक आईटी की शक्ति था दुनिया की। ये इनके एक दुर्भाग्य भारत का ये है कि वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी ही दुनिया में रहते हैं। सादगी के तो जीते जागते उदाहरण वो स्वयं है। वो महात्मा गांधी का अपमान हो जाता है कि वो सादगी से थे, या जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी सादगी से रहती थी, या ये सादगी से रहते हैं। तो कई इनके बारे में है कि विरोधाभास है इनकी सोच में, वाणी में तो कटुता है, हिंसा भी है, पर इनके सोच में बहुत विरोधाभास है। ये पता नहीं किस देश की बात कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ। हाँ। नहीं, हमने इसको हटाएंगे क्योंकि इसने बिल्कुल नकली काम किया। इनके कहने पे डेटा को फज करते हैं, नकली नंबर देते हैं। योजना आयोग था, मोदी जी हर चीज को बदलते हैं। देखिए ना, निर्मल भारत स्वच्छ भारत बन गया। हम कितनी योजनाओं को बताऊं जो नाम बदला है। योजना आयोग को नीति आयोग, नीति आयोग ने क्या काम किया है? कोई प्रचार तंत्र थोड़े बनेगा झूठे नंबर देने को। आप एग्जामिनर उनको रखोगे जो कि अपने आपके कहने पे नंबर बदलता रहे? नहीं, स्क्रैप किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का जो पहला फैसला था पंडित नेहरू के समय में वो प्लानिंग कमीशन का था, योजना आयोग का था। योजना आयोग को खत्म करना एक बहुत बड़ा अन्याय और अपराध नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने देश के साथ किया। नया वो इंजन कहां बन रहा है? एक मिनट। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो तो चोरी करके लाए थे जिनेवा के वॉच मेकर का। इन पे प्लेजराइजेशन का मुकदमा चलना चाहिए। वो जो अपना एक लोगो नहीं बना सकते, वो नए भारत का कौन सा इंजन बनाएंगे? धन्यवाद।